तो दोस्तों अभी हम लोग बात कर रहे हैं धर्मवीर भारती जी के उपन्यास गुनाहों के देवता के बारे में। और अभी तक आपने सुना कि डॉक्टर शुक्ला सुधा को लिवाने शाहजहांपुर जाते हैं, लेकिन वो और बिनती वहीं से सुधा को लेकर दिल्ली चले जाते हैं। और इधर चंदर बेचारा अकेले घर में रहता है और बहुत दिनों से उसका मन नहीं लग रहा होता है। तभी अचानक पम्मी का खत आता है। पम्मी ने खत में लिखा था कि वो बल्टी से जाकर मिल सकता है। बल्टी वापस मसूरी से आ चुका है, तो चंदर बल्टी से मिलने भी जाता है। और बल्टी महिलाओं के बारे में चंदर को ऐसी बात बोलता है जिससे चंदर को बहुत ठेस पहुंचती है और वो बेचारा धीन हो जाता है। और उन्हीं विचारों में पड़े पड़े उसे रात को नींद भी नहीं आती है। बाकी की कहानी आगे। लेकिन बल्टी की बातों से अंदर ही अंदर उसके मन में जाने कहां क्या टूट गया जो फिर बन नहीं पाया। अभी तक उसे अपने पर गर्व था, विश्वास था। अब कभी कभी वह अपने व्यक्तित्व का विश्लेषण करने लगा था। अब वह कभी कभी अपने विश्वासों पर सिर ऊंचा करने के बजाय उन्हें सामने फेंक देता और एक निरपेक्ष वैज्ञानिक की तरह उनकी चीर फाड़ करता, उनकी स्व परीक्षा किया करता। अभी तक उसके विश्वास का संबल था, अब किसी ने उसे तर्क का अस्त्र शस्त्र दे दिया था। जाने किस राक्षसी प्रेरणा से उसने अपनी आत्मा को चीरना शुरू किया और इस तर्क वितर्क और अविश्वास के भयंकर जल प्रलय की एक लहर ने उसे एक दिन नरक के किनारे ले जा पटका। सुधा का खत आया था। दिल्ली में पापा अपने कुछ काम से रुके थे और सुधा की तबीयत खराब हो गई थी। अब वह 2-3 रोज में आ जाएगी। लेकिन चंदर के मन पर एक अजब सा असर हुआ था इस खत का। सुधा का पत्र नहीं आया था। सुधा दूर थी, तब वह खुश था, वह उल्लसित था। सुधा का पत्र आते ही सहसा वह उदास हो गया। उदास तो क्या, उसे उबकाई सी आने लगी। उसे यह सब सहसा पता नहीं एक नाटक सा लगने लगा था, एक बहुत सस्ता नीचे स्तर का नाटक। उसे लगता था ये सब चारों ओर का त्याग, साधन, सौंदर्य, यह सब झूठ है। सुधा भी अंततोगत्वा वही साधारण लड़की है जो कुंवारे जीवन में पति और विवाहित जीवन में प्रेमी की भूखी होती है। वह भी शैतान से पूर्णतया हारा नहीं था। वह लड़ने की कोशिश करता था, लेकिन वह हार रहा था, यह भी उसे मालूम था। और चंदर के जिस गर्व ने उसकी जीत में साथ दिया था, वही गर्व उसकी हार में साथ दे रहा था। उसने मन में सोच लिया कि वह सुधा से, सभी लड़कियों से, इस सारे नाटक से नफरत करता है। सुधा का विवाह होना ही था, सुधा को विवाह करना था। सुधा के आंसू झूठे थे। अगर चंदर सुधा को न भी समझाता तो घूम फिर सुधा विवाह करती ही। तब फिर विश्वास काहे का, त्याग काहे का। विश्वास टूट चुका था, गर्व जिंदा था। गर्व घमंड में बदल गया था, घमंड नफरत में, और नफरत नसों को चूर चूर कर देने वाली उदासी में। सुधा जब आई तो उसने चंदर को बिल्कुल बदला हुआ पाया। एक बात और हुई जिसने और भी आग सुलगा दी। यह लोग दोपहर को 1 बजे के लगभग आए, जबकि चंदर कॉलेज गया था। पापा तो आते ही नहा धोकर सोने चले गए। सुधा और बिनती ने आते ही अपने कमरे की सफाई शुरू की। कमरे की सारी किताबें झाड़ी, कपड़े ठीक किए, मेजें साफ की और उसके बाद कमरा धोने में लग गई। बिनती बाल्टी में पानी भर भर लाने लगी और सुधा झाड़ू से फर्श धोने लगी। हाथों में चूड़े अब भी थे, पाँव में बिछिया और मांग में सिंदूर। चेहरा बहुत पीला पड़ गया था सुधा का। चेहरे की हड्डियां निकल आई थीं और आंखों की रोशनी भी मैली पड़ गई थी। वह जाने क्यों कमजोर भी हो गई थी। झाड़ू लगाते लगाते सुधा बिनती से बोली, आज मालूम पड़ता है कि मैं आदमी हूँ, कल तक तो हैवान थी। पापा को भी जाने क्या सूझा कि इन्हें भी साथ दिल्ली ले गए। मैं तो शर्म से मरी जाती थी। थोड़ी देर बाद चंदर आया। बाहर ही उसे मालूम हो गया था कि सब लोग आ गए हैं। उसे जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि वह उल्टे लौट जाए। वह अगर इस घर में गया तो जाने उससे क्या अनर्थ हो जाएगा, लेकिन वह बढ़ता ही गया। स्टडी रूम में डॉक्टर साहब सो रहे थे। वह लौटा और अपने कपड़े उतारने के लिए ड्राइंग रूम की ओर चला। सुधा ने ज्यों ही आहट पाई, वह फौरन झाड़ू फेंक कर भागी। सिर खुला, धोती कमर से खुसी हुई, हाथ गंदे, बाल बिखरे और बेतहासा दौड़कर चंदर से लिपट गई और बच्चों की भोली हंसी हंस कर बोली, चंदर चंदर हम आ गए, अब बताओ। और चंदर को इस तरह कस लिया कि अब कभी छोड़ेगी नहीं। छी, दूर हटो सुधा, यह क्या नाटक करती हो। और सुधा को रुखाई से परे हटाकर अपने कोट पर से सुधा के हाथ से लगी हुई मिट्टी झाड़ते हुए चंदर चुपचाप अपने कमरे में चला गया। सुधा पर जैसे बिजली गिर पड़ी हो, वह पत्थर की तरह खड़ी रही।
फिर जैसे लड़खड़ाती हुई अपने कमरे में गई और चारपाई पर लेट कर फूट फूट कर रोने लगी। चंदर सुधा से नहीं बोला। डॉक्टर साहब के जगते ही उनसे बातें करने लगा। शाम को वह साइकिल लेकर घूमने निकल गया। लौट कर ऊपर छत पर चला गया और बिनती को पुकार कर कहा, अगर तकलीफ न हो तो जरा ऊपर खाना दे जाओ। बिनती ने थाली लगाई और सुधा से कहा, लो दीदी दे आओ। सुधा ने सिर हिलाकर कहा, तू ही दे आ, मैं अब कौन रह गई उनकी। बिनती के बहुत समझाने पर सुधा ऊपर खाना ले गई। चंदर लेटा था गुमसुम। सुधा ने स्टूल खींचकर खाना रखा। चंदर कुछ नहीं बोला। उसने पानी रखा। चंदर कुछ नहीं बोला। खाओ न, सुधा ने कहा और एक कौर बनाकर चंदर को देने लगी। तुम जाओ, चंदर ने बड़े रूखे स्वर में कहा, मैं खा लूंगा। सुधा ने कौर थाली में रख दिया और चंदर के पायताने बैठकर बोली, चंदर तुम क्यों नाराज हो? बताओ हमसे क्या पाप हो गया? पिछले 1.5 महीने हमने एक एक क्षण गिन गिन कर काटे हैं कि कब तुम्हारे पास आए। हमें क्या मालूम था कि तुम ऐसे हो गए हो। मुझे जो चाहे सजा दे लो, लेकिन ऐसा न करो। तुम तो कुछ भी नहीं समझते। और सुधा ने चंदर के पैरों पर सिर रख दिया। चंदर ने पैर झटक दिए। सुधा, इन सब बातों से फायदा नहीं है। अब इस तरह की बातें करना और सुनना मैं भूल गया हूँ। कभी इस तरह की बातें करते अच्छा लगता था। अब तो किसी सुहागिन के मुंह से यह शोभा नहीं देता। सुधा तिलमिला उठी। तो यह बात है तुम्हारे मन में? मैं पहले से समझती थी, लेकिन तुम्ही ने तो कहा था चंदर, अब तुम ही ऐसे कह रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? और सुधा ने हाथ से ब्याह वाले चूड़े उतार कर छत पर फेंक दिए। बिछिया उतारने लगी और पागलों की तरह फटी आवाज में बोली, जो तुमने कहा मैंने किया, अब जो कहोगे वह करूंगी। यही चाहते हो ना? और अंत में उसने अपनी बिछिया उतार कर छत पर फेंक दी। चंदर कांप गया। उसने इस दृश्य की कल्पना भी नहीं की थी। बिनती, बिनती, उसने घबरा कर पुकारा और सुधा से बोला, अरे यह क्या कर रही हो? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? पहनो जल्दी से। मुझे किसी की परवाह नहीं, तुम्हारा तो जी ठंडा पड़ जाएगा। चंदर उठा। उसने जबरदस्ती सुधा के हाथ पकड़ लिए। बिनती आ गई थी। लो, इन्हें चूड़े तो पहना दो। बिनती ने चुपचाप चूड़े और बिछिया पहना दी। सुधा चुपचाप उठी और नीचे चली गई। चंदर अपनी खाट पर सिर झुकाए लज्जित सा बैठा था। लीजिए, खाना खा लीजिए, बिनती बोली। मैं नहीं खाऊंगा, चंदर ने रूंधे गले से कहा। खाइए, वरना अच्छी बात नहीं होगी। आप दोनों मिलकर मुझे मार डालिए, बस किस्सा खत्म हो जाए। ना आप सीधे मुंह से बोलते हैं न दीदी। पता नहीं आप लोगों को क्या हो गया है। चंदर कुछ नहीं बोला। खाइए, आपको हमारी कसम है, वरना दीदी खाना नहीं खाएंगी। आपको मालूम नहीं, दीदी की तबीयत इधर बहुत खराब है। उन्हें सुबह शाम बुखार रहता है। दिल्ली में तबीयत बहुत खराब हो गई थी। आप ऐसे कर रहे हैं, बताइए उनका क्या हाल होगा। आप समझते होंगे या बहुत सुखी होंगी, लेकिन आपको क्या मालूम। पहले आप दीदी के एक आंसू पर पागल हो उठते थे, अब आपको क्या हो गया है। चंदन ने सिर उठाया और गहरी सांस लेकर बोला, जाने क्या हो गया है बिनती। मैं कभी नहीं सोचता था कि सुधा को मैं इतना दुख दे सकूंगा। इतना अभागा हूं कि मैं खुद भी इधर घुलता रहा और सुधा को भी इतना दुखी कर दिया। और सचमुच चंदर की आंखों में आंसू भर आए। बिनती चंदर के पीछे खड़ी थी। चंदर का सिर अपनी छाती में लगाकर आंसू पोंछती हुई बोली, छी, अब और दुखी होइएगा तो दीदी और भी रोएंगी। लीजिए, खाइए। जाओ, दीदी को बुला लो और उन्हें भी खिला दो, चंदर ने कहा। बिनती गई, लौट कर बोली, बहुत रो रही हैं, अब आज उनका नशा उतर जाने दीजिए, तब कल बात कीजिएगा। फिर सुधा ने न खाया तो? नहीं, आप खा लीजिएगा तो वे खा लेंगी, उनको खिलाए बिना मैं नहीं खाऊंगी, बिनती बोली और अपने हाथ से कौर बनाकर चंदर को देने लगी। चंदर ने खाना शुरू किया और धीरे से गहरी सांस लेकर बोला, बिनती, तुम हमारी और सुधा की उस जन्म की कौन हो? सुबह के वक्त चंदर जब नाश्ता करने बैठा तो डॉक्टर साहब के साथ ही बैठा। सुधा आई और प्याला रखकर चली गई। वह बहुत उदास थी। चंदर का मन भर आया। सुधा की उदासी उसे कितना लज्जित कर रही थी, कितनी दुखी कर रही थी। दिन भर किसी काम में उसकी तबीयत नहीं लगी। उसने क्लास छोड़ दिए। लाइब्रेरी में भी जाकर किताबें उलट पलट कर चला आया। उसके बाद प्रेस गया जहां उसे अपनी थीसिस छपने को देनी थी। उसके बाद ठाकुर साहब के यहाँ गया, लेकिन कहीं भी वह टिक नहीं पाया।
जब तक वह सुधा को हंसा न ले, सुधा के आंसू सुखा न दे, उसे चैन नहीं मिलेगा। शाम को वह लौटा तो खाना तैयार था। बिनती से उसने पूछा, कहाँ है सुधा? अपनी छत पर, बिनती ने कहा। चंदर ऊपर गया। पानी परसों से बंद था और बादल भी खुले हुए थे, लेकिन तेज पुरवैया चल रही थी। तीज का चांद शर्मीली दुल्हन सा बादलों में मुंह छिपा रहा था। हवा के तेज झकोरों पर बादल उड़ रहे थे और कचनार बादलों में तीज का धनुषाकार चांद आंख मिचौली खेल रहा था। सुधा ने अपनी खाट बरसाती के बाहर खींच ली थी। छत पर धुंधला अंधेरा था और रह रहकर सुधा पर चांदनी के फूल बरस रहे थे। सुधा चुपचाप लेटी हुई बादलों को देखती हुई जाने क्या सोच रही थी। चंदर गया। चंदर को देखते ही सुधा उठ खड़ी हुई और उसने बिजली जला दी और चुपचाप बैठ गई। चंदर बैठ गया। वह कुछ भी नहीं बोली। बगल में बिछी हुई बिनती की खाट पर सुधा बैठ गई। चंदर को समझ नहीं आता था कि वह क्या कहे। सुधा को इतना दुख दिया उसने। सुधा उससे कल शाम से बोली तक नहीं। सुधा, तुम नाराज हो गई? मुझे जाने क्या हो गया था, लेकिन माफ नहीं करोगी? चंदन ने बहुत कांपती हुई आवाज में कहा। सुधा कुछ नहीं बोली, चुपचाप बादलों की ओर देखती रही। सुधा। चंदन ने सुधा के दो कबूतरों जैसे उजले मासूम पैरों को लेकर अपनी गोद में रख लिया और भरे हुए गले से बोला, सुधा, मुझे जाने क्या हो जाता है कभी कभी। लगता है वह पहले वाली ताकत टूट गई। मैं बिखर रहा हूं। तुम आई और तुम्हारे सामने मन का जाने कौन सा तूफान फूट पड़ा। तुमने उसका इतना बुरा मान लिया। बताओ, अगर तुम ही ऐसा करोगी तो मुझे संभालने वाला फिर कौन है सुधा? और चंदर की आंखों से एक बूंद आंसू सुधा के पांवों पर चू पड़ा। सुधा ने चौंक कर अपने पांव खींच लिए और उठकर चंदर की खाट पर बैठ गई और चंदर के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। बहुत रोई, बहुत रोई। उसके बाद उठी और सामने बैठ गई। चंदर, तुमने गलत नहीं किया। मैं सचमुच कितनी अपराधीन हूं। मैंने तुम्हारी जिंदगी चौपट कर दी है, लेकिन मैं क्या करूं? किसी ने तो मुझे कोई रास्ता नहीं बताया था। अब हो ही क्या सकता है चंदर। तुम भी बर्दाश्त करो और हम भी करें। चंदर कुछ नहीं बोला। उसने सुधा के हाथ अपने होठों से लगा लिए। लेकिन मैं तुम्हें इस तरह बिखरने नहीं दूंगी। तुमने अब अगर इस तरह किया तो अच्छी बात नहीं होगी। फिर हम तो बराबर हर पल तुम्हारे ही बारे में सोचते रहे और तुम्हारी ही बातें सोच सोच कर अपने को धीरज देते रहे, और तुम इस तरह करोगे तो नहीं सुधा, मैं अपने को टूटने नहीं दूंगा। तुम्हारा प्यार मेरे साथ है, लेकिन इधर मुझे जाने क्या हो गया था। हाँ, समझ लो चंदर, तुम्हें हमारे सुहाग की लाज है। हम कितने दुखी हैं, तुम समझ नहीं सकते। एक तुम्ही को देखकर हम थोड़ा सा दुख दर्द भूल जाते हैं, तो तुम भी इस तरह करने लगे। हम लोग कितने अभागे हैं। और वह फिर चुपचाप लेट कर ऊपर देखती हुई जाने क्या सोचने लगी। चंदन ने एक बार धुंधली रेशमी चांदनी में मुरझाए हुए सोन जूही के फूल जैसे मुंह की ओर देखा और सुधा के नरम गुलाबी होठों पर उंगलियां रखती। थोड़ी देर वह आंसू में भीगते हुए गुलाब की दुख भरी पंखुड़ियों से उंगलियां उलझाए रहा और फिर बोला, क्या सोच रही थी? चंदन ने बहुत दुलार से सुधा के माथे पर हाथ फेर कर कहा। सुधा एक फीकी हंसी हंसकर बोली, जैसे आज लेटी हुई बादलों को देख रही हूं और पास तुम बैठे हो, उसी तरह एक दिन कॉलेज में दोपहर को मैं और गेसू लेटे हुए बादलों को देख रहे थे। उस दिन उसने एक शेर सुनाया, कैफ बरदोस बादलों को न देख, बेखबर तू कुचल न जाए कहीं। का कहना कितना सच निकला। भाग्य ने कहाँ ले जा पटका मुझे। क्यों, वहां तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं? चंदन ने पूछा। हाँ, समझते तो सब यही हैं, लेकिन जो तकलीफ है वह मैं जानती हूँ या बिनती जानती है। सुधा ने गहरी सांस लेकर कहा। वहां आदमी भी बने रहने का अधिकार नहीं। क्यों? चंदन ने पूछा। क्या बताएं तुम्हें चंदर, कभी कभी मन में आता है कि डूब मरूं। ऐसा भी जीवन होगा मेरा, या कभी मैं नहीं सोचती थी। सुधा ने कहा। क्या बात है, बताओ ना, चंदन ने पूछा। बता दूंगी देवता, तुमसे भला क्या छिपाऊंगी, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। सुधा ने कहा। तुम परेशान मत हो। कहाँ तुम, कहाँ दुनिया। काश कि कभी तुम्हारी गोद से अलग न होती मैं। और सुधा ने अपना मुंह चंदर की गोद में छिपा लिया। चांदनी पंखुड़ियां बरस पड़ी। उल्लास और रोशनी का मलय पवन फिर लौट आया था। फिर एक बार चंदर
सुधा और बिंती के प्राणों को विभोर कर गया था और सुधा भूल गई थी कि शाहजहांपुर से भी उसका कोई नाता है। बिंती का इम्तिहान हो गया था और अक्सर चंदर और सुधा बिंती के ब्याह के लिए गहने और कपड़े खरीदने जाते। जिंदगी फिर खुशी के हिलकोरों पर झूमने लगी थी। बिंती का ब्याह उतरते अगहन में होने वाला था। अब तो 2.5 महीने रह गए थे। सुधा और चंदर जाकर कपड़े खरीदते और लौटकर बिंती को जबरदस्ती पहनाते और गुड़िया की तरह उसे सजाकर खूब हंसते। दोनों के बड़े बड़े हौसले थे बिंती के लिए। सुधा बिंती को सलवार और चुन्नी का एक सेट और गरारा और कुर्ते का एक सेट देना चाहती थी। चंदर बिंती को हीरे की एक अंगूठी देना चाहता था। चंदर बिंती को बहुत स्नेह करने लगा था। वह बिंती के ब्याह में भी जाना चाहता था, लेकिन गांव का मामला, कान्य कुब्जों की बारात, शहर में सुधा बिंती और चंदर को जितनी आज़ादी थी उतनी वहां भला क्यों कर हो सकती थी। फिर कहने वालों की जबान, कोई क्या कह बैठे। यही सब सोचकर सुधा ने चंदर को मना कर दिया। इसीलिए चंदर यही बिंती को जितने उपहार और आशीर्वाद देना चाहता था दे रहा था। सुधा का बचपन लौट आया और दिन भर उसकी शरारतों और किलकारियों से घर हिलता था। सुधा ने चंदर को इतनी ममता में डुबो लिया था कि एक क्षण वह चंदर को अपने से अलग नहीं रहने देती थी। जितनी देर चंदर घर में रहता, सुधा उसे अपने दुलार में, अपनी सांसों की गरमाई में समेटे रहती थी। चंदर के माथे पर हर क्षण वह जाने कितना स्नेह बिखेरती रहती थी। एक दिन चंदर आया तो देखा कि बिंती कहीं गई है और सुधा चुपचाप बैठी हुई बहुत से पुराने खतों को संभाल रही है। एक गंभीर उदासी का बादल घर में छाया हुआ है। चंदर आया, देखा सुधा आंखों में आंसू भरे बैठी है। क्या बात है सुधा? रुखसती की चिट्ठी आ गई चंदर, परसों शंकर बाबू आ रहे हैं। चंदर के हृदय की धड़कनों पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया। वह चुपचाप बैठ गया। अब सब खत्म हुआ चंदर, सुधा ने बड़ी ही करुण मुस्कान से कहा। अब साल भर के लिए विदा और उसके बाद जाने क्या होगा। चंदर कुछ नहीं बोला, वहीं लेट गया और बोला, सुधा दुखी मत हो। आखिर कैलाश इतना अच्छा है, शंकर बाबू इतने अच्छे हैं, दुख किस बात का। कहा मैं सशक्त रहूंगा, तुम मेरे लिए घबराओ मत। सुधा एकटक चंदर की ओर देखती रही, फिर बोली, चंदर तुम्हारे जैसे सब क्यों नहीं होते। तुम सचमुच इस दुनिया के योग्य नहीं हो। ऐसे ही बने रहना। चंदर मेरे, तुम्हारी पवित्रता ही मुझे जिंदा रख सकेगी, वरना मैं तो जिस नरक में जा रही हूं। तुम उसे नरक क्यों कहती हो? मेरी समझ में नहीं आता। तुम नहीं समझ सकते, तुम अभी बहुत दूर हो इन सब बातों से। लेकिन सुधा बड़ी देर तक चुप रही, फिर खत सब एक और खिसका दिए और बोली, चंदर उनमें सब कुछ है। वे बहुत अच्छे हैं, बहुत खुले विचार के हैं, मुझे बहुत चाहते हैं, मुझ पर कहीं से कोई बंधन नहीं। लेकिन इस सारे स्वर्ग का मोल जो देकर चुकाना पड़ता है, उससे मेरी आत्मा का कड़कड़ विद्रोह कर उठता है। और सहसा घुटनों में मुंह छिपा कर रो पड़ी। चंदर उठा और सुधा के माथे पर हाथ रखकर बोला, छी, रो मत सुधा। अब तो जैसा है, जो कुछ भी है, बर्दाश्त करना पड़ेगा। कैसे करूं चंदर? वह इतने अच्छे हैं और इसके अलावा इतना अच्छा व्यवहार करते हैं कि मैं उनसे क्या कहूं, कैसे कहूं। सुधा बोली, जाने दो सुधी, जैसे जिंदगी हो वैसे निबाह करना चाहिए, इसी में सुंदरता है। और जहां तक मेरा ख्याल है, वैवाहिक जीवन के प्रथम चरण में ही यह नशा रहता है, फिर किसको यह सोचता है। आओ चलो चाय पिए। उठो, पागलपन नहीं करते। परसों चली जाओगी, रुला कर नहीं जाना होता। उठो। चंदर ने अपने मन की जुगुप्सा पीकर ऊपर से बहुत स्नेह से कहा। सुधा उठी और चाय ले आई। चंदर ने अपने हाथ से एक कप में चाय बनाई और सुधा को पिलाकर उसी में पीने लगा। चाय पीते पीते सुधा बोली, चंदर तुम ब्याह मत करना, तुम इसके लिए नहीं बने हो। चंदर सुधा को हंसाना चाहता था। चल स्वार्थी कहीं की, क्यों न करूं ब्याह? जरूर करूंगा, और जनाब दो करूंगा। अपने आप तो कर लिया और मुझे उपदेश दे रही हैं। सुधा हंस पड़ी। चंदर ने कहा, बस ऐसे ही हंसती रहना हमेशा, हमारी याद करके, और अगर रोई तो समझ लो हम उसी तरह फिर अशांत हो उठेंगे जैसे अभी तक थे। फिर प्याला सुधा के होठों से लगाकर बोला, अच्छा सुधी, कभी तुम सुनो कि मैं उतना पवित्र नहीं रहा जितना कि हूं, तो तुम क्या करोगी? कभी मेरा व्यक्तित्व अगर बिगड़ गया तब क्या होगा? होगा क्या?
मैं रोकने वाली कौन होती हूँ? मैं खुद ही क्या रोक पाई अपने को? लेकिन चंदर, तुम ऐसे ही रहना। तुम्हें मेरे प्राणों की सौगंध है, तुम अपने को बिगाड़ना मत। चंदर हंसा। नहीं सुधा, तुम्हारा प्यार मेरी ताकत है। मैं कभी गिर नहीं सकता जब तक तुम मेरी आत्मा में गुथी हो। तीसरे दिन शंकर बाबू आए और सुधा चंदर के पैरों की धूल माथे पर लगाकर चली गई। इस बार वह रोई नहीं, शांत थी, जैसे वधस्थल पर जाता हुआ बेबस अपराधी। दोस्तों, इस कहानी को अभी यहीं तक रोकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।